हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में लेकर आ गया हूँ। दी पंडित्स प्लेटफॉर्म का जो वीकली मॉक है 15वां, उसके सॉल्यूशन होंगे इसमें। और इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैथ के सॉल्यूशन होंगे, हर हफ्ते की तरह रीजनिंग के सॉल्यूशन नहीं होंगे। कमल सर हैं, उनको विजडम टूथ आ रहा है तो नहीं बना सकते वो वीडियो। आप ये देखो कि बिना विजडम टूथ के आए वो ऐसी वीडियो ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो जब विजडम आ जाएगा तो और कितना अच्छा पढ़ाएंगे। आप लोगों का फ़ायदा ही है। तो भाई इस वीडियो में जो मॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा 10 और 11 अगस्त को जो कंडक्ट किया था मॉक 15। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से डिस्कशन को देखते आ रहे हैं उनको तो पता है, जो नहीं देखते आ रहे उनको मैं बता दूं कि प्रोसीजर क्या है। कि पहले आप मॉक को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, इसके ऊपर पहले ही हम लिंक दे देते हैं आपको कि मॉक एक्टिव हो गया है, इसे आप अटेम्प्ट कर लो। ठीक है भाई, तो पहले आप मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। ये इवन कोचिंग सेंटर टेलीग्राम इस नाम से है, तो अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर जाके अटेम्प्ट कर लो आप। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको टेस्ट के साथ है टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलता है, आप उसे देखेंगे। ठीक है, और फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, फिर भी अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बेनिफिट होएगा, कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बना पाऊंगा, या उस क्वेश्चन के अंदर एक बढ़िया अप्रोच दे पाऊंगा आपको। तो हम सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये इमेजिन करूंगा आपने ये दोनों कर लिए हैं स्टेप, और उसके बाद कई बच्चों की टेंशन रहती है कि भैया मेरी रैंक ये आई वो आई। तो मॉक टेस्ट के अंदर अपनी रैंक मत देखा करो, आप जस्ट खुद से कंपेयर किया करो कि जस्ट मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपने वीक पॉइंट निकाला करो। अच्छा ये मेरे वीक पॉइंट है, ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी जो मैं अवॉइड कर सकता था, एंड मतलब एनालिसिस उसका करो। एंड दैट्स ऑल। जो आपने ऑब्जर्वेशन करी है, जो आपने इंप्रूवमेंट करने के पॉइंट्स ढूंढे हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती है, फिर लग जाओ उनको इंप्रूव करने में। ठीक है, रैंक वैंक मत देखा करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत देखा करो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी टफ क्वेश्चन, आप बोल सकते हो अगर कोई टफ क्वेश्चन है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो वर्थ डिस्कसिंग है जिसमें मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपकी बनवाऊंगा कि कब स्कीपिंग करनी है, कब मार्क एंड रिव्यू करना है, कब क्या करना है। ठीक है, तो जो भी मैं बात बोलूंगा अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को लेकर, ताकि आप उसे रिलेट कर पाएं, इसलिए आपने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो जरूर देख लेनी है। ठीक है, इस नाम से वीडियो होगी, ये थंबनेल होगा। तो जो भी मैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात करूंगा तब आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ें फिर। कोई भी आप बात मुझ तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब के ऊपर अपना क्विक रिवीजन बैच है मैथ्स और रीजनिंग का, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बैच के अंदर क्या हो रहा है कि मिनिमम टाइम के अंदर, जैसे आप यूट्यूब के ऊपर इवन कोचिंग सेंटर लिखोगे और फिर होम के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर देखो मैथ को आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर पाओगे, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। अलजेब्रा को 8 घंटे में, ज्योमेट्री को 12.5 घंटे में। ठीक है, ऐसे ही जो रीजनिंग है उसके क्विक रिवीजन बैच का भी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 साल के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया चैप्टर वाइज यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे मैथ के, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। तो इनसे पेपर के पास रिवीजन करने के लिए बेहतरीन कंटेंट है ये, रीजनिंग की दोनों प्लेलिस्ट और मैथ की दोनों प्लेलिस्ट। और टाइम टू टाइम इनके अंदर कंटेंट जो है वो ऐड भी होता रहेगा, क्विक रिवीजन बैच में आगे भी ऐड होएगा। ठीक है भाई, ओके जी। और टेलीग्राम मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं इमेजिन करूँगा, ये मैं अज्यूम करूँगा कि आपने पहले मॉक दिया है, उसके बाद टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सभी कर लेंगे, रिपीटेटिव पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मनी जो है वो 3600 गुना हो रहा है, यानी कि 3500% ब्याज हो रहा है, 100% से 3600% अमाउंट हो गया, तो 3500 इंटरेस्ट हो गया इतने साल में। अगर 15 गुना होना है तो 100% से 1500 गुना, यानी कि इंटरेस्ट होएगा 1400 टाइम्स। 100% से 1500 गुना 1400 गुना, तो 3500 गुना ब्याज होने में इतने साल लग गए। 3500% ब्याज लगने में, 1% ब्याज लगने में इतने साल लगेंगे, और 1400% ब्याज लगने में इतने साल लगेंगे।
दैट्स इट, ऐसे करना था। 7 दूनी 7 पांजे और 5 से चला जाएगा 20 पर, 20 दूनी 40 उत्तर। इजीली डूएबल रिपीटेटिव पैटर्न का क्वेश्चन, इजीली डूएबल रिपीटेटिव पैटर्न का क्वेश्चन। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बटे में एक्स वाई बन गया। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है तो मैंने आपको बता रखा है सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एक्स प्लस वाई चाहिए और एक एक्स इंटू वाई चाहिए। एक्स इंटू वाई अगर आप करोगे तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 1 आ जाएगा। और एक्स प्लस वाई करोगे तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, यानी कि 3 और 2 5 दूनी 10। तो ये सिंपली होता है एक्स प्लस वाई का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब 1000 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई यानी कि 1 इंटू में एक्स प्लस वाई यानी कि 10 और नीचे तो 1 है ही। ठीक है जी, तो 1000 में से 30 जाएंगे तो 970, डन, खत्म। ठीक है, ये मैं इसलिए करवाया मैंने इक्वेशन बिकॉज बेसिक है और रिपीटेटिव है। फिर भी अगर आप ऐसे करते हो ना इतना तो ये ठीक है। कई बच्चे ऐसे रट के रखेंगे ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला हो, ये हो तो ये, इतनी फालतू की चीज़ें नहीं रटनी है। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने किया है इस हिसाब से कर रहे हो, दी बेस्ट, डन। हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो हम पेपर में बढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम लगातार करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है इजी है, बट मान लो कई बच्चों को ये लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, सीधा स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, मार्क एंड रिव्यू। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना डिफिकल्ट है, भाई देखूंगा समझूंगा तभी बोलूंगा ना डिफिकल्ट है। अगर मान लो आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट राउंड में फ्लो नहीं तोड़ना। अब हम आगे बढ़े। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो कर लोगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा ना। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 2√r1 r2, आपको पता होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, √16 इंटू 2, खत्म। डूएबल क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई किसी क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर देगा, कोई किसी को नहीं करेगा, कोई किसी को स्किप कर देगा, कोई किसी को नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आप 17 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एनफ है। ठीक है, 21-22 क्वेश्चन कर लेते हैं, एनफ है। 17 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, मैं ये यहीं करवा देता हूँ। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ, एक आदमी है और उसकी वाइफ है, उनकी उम्र का रेशियो है, मैन और उसकी वाइफ की उम्र का रेशियो है 4:3। ये आज की बात हो रही है, यानी कि आज से 0 साल, आज ही की बात है। ओके जी, 4 साल के बाद रेशियो 9:7 हो जाएगा, 4 साल के बाद। ठीक है जी, इफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, जब उनकी शादी हुई तो उनकी एज का रेशियो था 5:3। तो आज से पहले हुई है शादी तो तब उनका रेशियो था 5:3। ये बोल रहे हैं तब कितने साल पहले शादी हुई, यानी कि ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है आज से कितने साल पहले की है। तो जब भी आपको ऐसे रेशियोज के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस देगा। इन दोनों रेशियो के बीच में 4 का फर्क है। ओके, तो इन रेशियोज को मैं मर्ज करूंगा सबसे पहले। कैसे, मैं इनका गैप सेम करूंगा। हस्बैंड जितना बड़ा है अपनी वाइफ से, पूरी उम्र उतना ही बड़ा रहेगा, दोनों की उम्र सेम स्पीड पे बढ़ेगी। तो इनके बीच के गैप को सेम करते हैं। यहाँ पर गैप है 1, यहाँ पर गैप है 2, उसको भूल जाओ, एक बार तीसरे को भूल जाओ। यहाँ पर गैप है 1, यहाँ पर गैप है 2, तो इसको मैं 2 गुना कर रहा हूँ, 2 चौके 8, तो सब कुछ 2 गुना हो जाएगा, गैप भी 2 गुना हो जाएगा। गैप हो गया तो ठीक है, तो ये दोनों रेशियो मर्ज हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा यहाँ पर गैप है 2, यहाँ पर गैप है 2, गैप मेंटेन्ड है तो ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होएगा, यहाँ पर गैप मिलेगा 3, यहाँ पर गैप मिलेगा 2, तो आप क्या करोगे, 2 से इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे और 3 से इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे, इन चारों वैल्यूज को, क्योंकि ये ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं।
इनमें से किसी एक को 3 गुना करोगे तो चारों को करना पड़ेगा। ऐसे रेशियो मर्ज करने पड़ जाते हैं, 2-2 करके मर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मर्ज है भाई। ठीक है जी, इन रेशियोज को मैं आपस में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब एग्जामिनर ने बोला है कि इन दोनों सिचुएशन के बीच में जो गैप है वो 4 साल का है। ओके, रेशियो में कितना है, 6 और 7 में सर 1 का, तो रेशियो में जो 1 है वो एक्चुअल में 4 साल का है। यहाँ पर रेशियो में कितना है, 3 और 3 से 3 का है सर, तो रेशियो 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना 12 साल। इन दोनों सिचुएशन में 12 साल का गैप है, यानी कि आज से 12 साल पहले शादी हुई है। शादी टुक प्लेस 12 ईयर्स अगो। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। सिंपली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लोगे तो इस एक को तो बेचारे को अलग ही छोड़ देना, ये नहीं है इसको भी साथ में घसीट रहे हो। एलसीएम लोअर कर लो, जैसे भी इसको कर लोगे कोई दिक्कत, सिंपली करेंगे, आगे बढ़ते। ये करवा देता हूँ भाई। सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने आया, वैसे तो आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, बट आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि यार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मार्क एंड रिव्यू करो, आगे बढ़ो, बाद में कर लेना। ओके, और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखनी है याद, क्या, शांति से करेंगे। वो बच्चा नहीं जीतेगा जो ऐसे क्वेश्चन को कर देगा, कर तो सब देंगे, कौन छोड़ेगा इसको, जो इसको फर्स्ट राउंड में कर देगा। फर्स्ट राउंड इन द सेंस मार्क एंड रिव्यू कर दो फर्स्ट राउंड में, जो इसको फर्स्ट ट्राई में कर देगा, एक बार किया और ठीक आ गया, डन। तो गलत ना करो, उसके लिए हमें शांति चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में कोई 3 ट्राई लेके ठीक कर रहा है तो क्या ही कर लिया उसने, कंपटीशन में पीछे रह गया। शांति जरूरी है, हड़बड़ाहट छोड़ो। अगर मैथ के पेपर को 25 मिनट के प्लस माइनस में कर लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम, एवरेज पेपर 25 क्वेश्चन 25 मिनट में कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट, यू हैव अचीव्ड जो हमें एग्जाम में अचीव करना चाहिए, इतने में ही करना है हमें एग्जाम। ठीक है, ये करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 54 डेज, दोनों मिलके 54 डेज में करेंगे एक काम को। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, उन्होंने 12 दिनों में काम कर लिया। ठीक है, 12 दिन तक उन्होंने काम किया। रिमेनिंग वर्क, जो बचा खुचा वर्क है, वो ए बी सी ने 28 दिन में किया। तो जो बचा खुचा वर्क है मेरे भाई, वो ए बी सी ने 28 दिन में किया। ठीक है, और ए और बी कितने दिनों में कर सकते थे बचे खुचे काम को, देखो पूरे काम को वो 54 डेज में कर सकते थे, 12 दिन तक इन्होंने काम कर लिया। तो बचा हुआ काम अगर यही करते रहते, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 42 डेज में करते, तो ये है डेज। एग्जाम में ऐसे सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, ये है डेज। तो इनके डेज का रेशियो है 14 3 42, 14 दूनी 28, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:3। अगर ए बी सी 3 यूनिट करेंगे तो ए और बी 2 यूनिट करेंगे। ये सेम काम को जितने दिनों में करेंगे उससे उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो। जो ज़्यादा दिनों में काम करता है वो कम एफिशिएंट होता है, यानी कि कम स्पीड है बंदे की काम करने, रोज कम काम करता है। ये इनके एक दिन का काम आ गया, ये 2 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो ये 3 यूनिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो बार बार ऐसे काम करेगा एग्जामिनर, ये इतने दिनों में कर रहा है, ये इतने दिनों में कर रहा है, उलट दो उनको। ओके, इफ द वर्क डन बाई बी इन 6 डेज, यहां पर देखो बी जो काम 6 दिन में कर रहा है, सी वो काम 9 दिन में कर रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो बी जो काम 6 दिन में कर रहा है, तो बी 6 दिन में कर रहा है तो 6 सी को दे दो, सी वो काम 9 दिन में कर रहा है तो 9 बी को दे दो। मैंने पलट दिया, ये जितने दिनों में काम करते हैं उसको पलट दिया, तो डायरेक्टली इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3 3 9, 3 दूनी 6। अगर सी 2 यूनिट करता है तो बी 3 यूनिट करेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो अगर ए और बी 2 यूनिट करेंगे तो ये दोनों 2 यूनिट करेंगे, तो ये तीनों 3 यूनिट करेंगे, यानी कि सी करेगा 1 यूनिट। ठीक, ये आ गया यहां पर। ये एक और सिचुएशन, ये एक रेशियो है, सी 1 यूनिट करेगा तो ये दोनों उससे डबल कर देंगे, ये भी एक रेशियो, तो रेशियो को मर्ज करेंगे, तो जो चीज़ दोनों में सेम है उसको सेम करेंगे। यहाँ पर सी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर मैं डबल कर रहा हूँ हर एक चीज़ को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब मैं इन रेशियोज को आपस में यूज कर सकता हूँ, यानी कि सी अगर 2 यूनिट काम करता है तो ए और बी 4 यूनिट करते हैं, सी 2 करता है तो बी तो 3 करता है, तो बी 3 करेगा। अगर ये दोनों 4 करेंगे, दोनों 4 करेंगे और उसमें से 3 बी करेगा तो एक ये करेगा, तीनों की यूनिट आ गई। अब हमसे कुछ भी पूछ ले वो बता देंगे। ए अकेला कितने दिनों में करेगा 1/4 काम को, इसके लिए मैं क्या पता होना चाहिए कि काम कितना है, तो पूरे काम को कोई ना कोई कितने दिनों में करता था ये दिया होएगा। इसका दिया है ए और बी मिलकर पूरे काम को 54 दिन में करते थे। अब मैं टोटल वर्क निकालूंगा, ए और बी दोनों मिलकर 3 और 1 4 यूनिट करते हैं रोज 54 दिन तक,
इतने यूनिट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, काटना ही है, ऐसे ही लिखो, इकट्ठे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क है तो इसका 1/4 करना है काम, तो 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये लो इतना काम करना है। किसने? ए ने। रोज कितने यूनिट करता है भाई? 1 यूनिट, तो 1 से डिवाइड कर दिया, खत्म। उत्तर इज इक्वल टू 54। ठीक है भाई, क्लियर है? क्या इक्वेशन डिफिकल्ट है? नहीं, कर लेंगे, तो बस 2-3 स्टेप हैं इसके अंदर। आगे बढ़ जाओ। आपने हमेशा अपने मन में एक बात याद रखनी है कि अगर हम शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, शांति से क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे कि क्या है, बिकॉज आप बिना समझे किसी भी बात का उत्तर दे सकते हो। अगर मैं चाइनीज में आपसे ये पूछ लूँ आपका नाम क्या है, उसका भी उत्तर नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, अब समझा ही नहीं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को समझना तो जरूरी है। तो हम शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम राइट डिसीजन लेंगे। क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ रहा है कैसे होगा, तो हम उसे फर्स्ट राउंड में ही कर देंगे। हमें पता है हो जाएगा, बट हो सकता है टाइम ले लेगा, मार्क एंड रीड कर देंगे। पता नहीं यार कैसे होएगा, तो स्किप कर देंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारे पास एनफ टाइम है पेपर को अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर लेने का। कभी नहीं घबराना कि ये काम करने में सर टाइम जाएगा, और फिर इतना टाइम दे रखा उसने कि आपने अगर तैयारी करी है तो परफॉर्म कर पाओ। आपके पास टाइम बच जाएगा अगर आप मैं जो बातें बता रहा हूं उनको मानोगे, तो बच जाया करेगा। टीयर 1 के पेपर में ही बच जाया करेगा। ठीक, तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। इसी से सारी स्टार्ट हो रही, शुरुआत हो रही है क्वेश्चन को सोल्व करने की। ऐसे नहीं घबराना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो टाइम बचेगा, धीरे धीरे इन लाइनों पे चलोगे तो। और बहुत सारे बच्चों का बच रहा है। इजी क्वेश्चन, डुएबल है, कर लोगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को 20%, चलो ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, डुएबल है, बट एक कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। मान लो आपने एक चीज़ खरीदी, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, फिर आपने क्या किया, उसका मार्केट प्राइस, उस चीज़ के रेट को बढ़ा दिया। कुछ ना कुछ बढ़ाओगे ही, घटाओगे तो क्यों, ठीक है। कुछ मार्कअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे, तो फिर आपने कुछ रेट में उसको बेच दिया। तो ये है मार्कअप परसेंटेज, ये है डिस्काउंट परसेंटेज। और कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा या कम है, यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है वो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इन दोनों परसेंटेज चेंज का कंबाइंड परसेंटेज चेंज ये होता है कितना मार्कअप है, कितना डिस्काउंट है, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस। भाई इन दोनों ने मिलकर क्या गेम खेला, उसी पर तो प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होएगा। तो एग्जामिनर पता है क्या करता है, इन तीन में से कोई भी दो देके तीसरी पूछता है बार बार। तो मुझे इतना पता है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन और इसकी मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन आएगी। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पर उसने ये बताया है कि मार्कअप कितना है, 20%, डिस्काउंट कितना है, 8%। इनका कंबाइंड चेंज यहां पर दिखेगा। आपको ये बात इजी लग रही होगी, लेकिन जब वो ये और ये दे देता है, ये और ये दे देता है, तो कोई बच्चों को समझ में नहीं आता। बताता हूं मैं क्या करूंगा, 20% यानी कि 6/5। मुझे पता है, अच्छा मार्कअप दे दिया, यानी कि नेट जो चेंज है ना वो ये है। देखो सारा खेल खेला क्यों जा रहा है, फायदा है नुकसान के लिए। सारे खेल का निचोड़ क्या है, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, दुकानदार इसीलिए खेल खेल रहा है। तो ये दोनों खेल वो फायदे या नुकसान के लिए बेच रहा है, तो इन दोनों का इफेक्ट यहां पर दिखेगा। तो ये 6/5 है, ये कितना है, 92/100। ठीक, ऊपर नीचे मैं 2 से गुणा कर देता हूँ ताकि नीचे 1000 आ जाए। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 में 108 और 2 110 और नीचे 1000 है। 1 0 हटा के मैंने पॉइंट लगा दिया। 100 की चीज़ 110.4 में बेच दी। ये प्रॉफिट और लॉस का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन है, 10.4% का फायदा हो गया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। एग्जामिनर कल को ये बोल दे कि भैया मार्कअप जो है उसमें मान लो वो 20% हो गया और प्रॉफिट इसके कारण हमें 10% हुआ, ये बताओ डिस्काउंट। मुझे पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो इन दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा है। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11/10, उसको मैं डिवाइड करूंगा इससे तो इसका आ जाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को गुणा करूंगा तो इसका आ जाएगा।
इस वाले को इससे डिवाइड करूंगा तो इसका आ गया, इस वाले को इससे डिवाइड करूंगा तो इसका आ गया। ये एक ऐसी चीज़ है, मान लो मैंने एक वैल्यू को दो गुना कर दिया, नई वैल्यू आई, फिर 3 गुना कर दिया, मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल कितने गुना होगी, तो आप बोलोगे 2 3 6। अगर मैं इसको गायब कर दूं, यहाँ पे पता नहीं कितने गुना हुई, बट यहाँ पे 3 गुना हुई, ओवरऑल 6 गुना हुई, तो आप क्या करोगे, बोलोगे यार 6 को 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 2 गुना हुई होगी, क्योंकि ये कंबाइंड चेंज है, इन दोनों चेंजों को मिलाकर ये बना है। ठीक, यही मैं कर रहा हूं। ये अंडरस्टैंडिंग आपका टाइम बचा लेगी। जब वो ऐसे देगा तो मुझे पता है 3 ही तो हैं, एक मार्कअप है, एक डिस्काउंट है और एक प्रॉफिट या लॉस है। 3 प्राइस है, उनके बीच में 3 रिलेशन है, चौथा रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में, जो अपने एग्जाम में आता हो। अदरवाइज एक मार्जिन है, बट वो अपने एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो 11/10 को मैं डिवाइड कर दूंगा इस 20% से, 20% का 6/5 होता है। अरे ये जो भी है डिस्काउंट आया होगा, 5 दूनी 10, तो 11/12। भाई ने 1 का डिस्काउंट दिया है 12 पर, 8.33। तो मैं कुछ भी कल को कर दूं, कछू भी कर दें हम, कि भाई डिस्काउंट दिया 16.66% का और फ़ायदा एट लास्ट हो गया कुछ भी 20%। तो बताओ मार्कअप कितना था, मुझे पता है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मान लो एंड में नुकसान ही हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, कंबाइंड इफेक्ट है इन दोनों का। तो मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉस का, मुझे पता है 4/5 है ये, 80/100। इसको मैं इस वाले से डिवाइड कर रहा हूँ, ये क्या होगा, 1 का नुकसान 6 पर, 1 का डिस्काउंट 6 पर, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ये अपना मार्कअप आएगा जी, 6 चौके 24/25, 1 कम, यानी कि मार्कअप उसने कम कर दिया था, मैंने वैल्यू जैसी ली है उसके कारण ये आया है। जनरली मार्कअप ज़्यादा आएगा। कंसेप्ट आप समझ गए, आगे बढ़ता हूँ। इजी क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन बैच में अलजेब्रा का है, उसमें देख लेना। एक बार पावर डबल करेंगे, एक बार ट्रिपल करेंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा 110। आगे बढ़ रहा हूँ। कई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कैसे करोगे। पोल की लंबाई बता रहा है और शेडो की लंबाई बता रहा है, दोनों केसेस में रेशियो कंपेयर कर लो। फर्स्ट वाले में पोल की लंबाई कितनी है 12, शेडो की लंबाई कितनी है 15.6। अब दूसरे वाले केस में 1 को गायब करेगा, तो पोल की लंबाई कितनी है भाई 18, बोल रहा है शेडो की लंबाई बताओ, बस खत्म, निकाल लो यहाँ पर इसकी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ो। ये भी डूएबल है भाई, बार बार रिपीट होता है, इजीली टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा, रिपीटेटिव है कर लेंगे। ये भी बहुत इजी है, हम कर लेंगे इजीली। आगे बढ़ रहा हूँ, चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको उस तरीके से डिस्कस करता हूँ। देखो 3 वेरिएबल है ना, ए बी सी, हाँ जी सर, और इक्वेशन कितनी है सिर्फ 2, एक तो ये रही, एक ये रही सर, एक तीसरी भी है। अरे ये तो क्वेश्चन है, इक्वेशन थोड़ी है, क्वेश्चन है, तो इक्वेशन तो 2 ही है। 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन तो 2 ही वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर सकती हैं। हाँ जी, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल को खत्म ही कर लो, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, 0 रख लो। तो अगर सी की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो a + b = 7, उधर मैंने सी की 0 रख दी, a × b = 21। जैसे ही हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट और 2 का सम दिखा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग को बोलना चाहिए कि ऐसे 2 नंबर देखो, 21 को तोड़ो, प्रोडक्ट को तोड़ो, प्रोडक्ट को तोड़ो, ऐसे 2 नंबर है जिनका सम 7 है, आप नहीं तोड़ पाओगे। तो अब नॉर्मली कर लेते हैं, यहाँ पर सी की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो गए। तो क्वेश्चन बन गया, ये बताओ, बता दो ये क्या होता है, a + b का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब, माइनस में 3 × ab यानी कि 21 × a + b यानी कि 7। इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अपना वही बेसिक तरीका, उसने कर क्या रखा है, उसने आपको दे दिया ये, ठीक है, बस सी की जगह -c उसने रख दिया, और उसने आपको दे दिया ab + bc + ca, ये दे दिया, और उसने आपसे ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, उसने बस सी की जगह नेगेटिव -c यूज़ कर लिया, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, जहाँ जहाँ पर भी c आया वो नेगेटिव हो गया, और c की जगह -c रखूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसी बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है। एक बार आपको सिर्फ इतना पता चला, अच्छा c नेगेटिव है, अच्छा ये वही आइडेंटिटी है, तो नॉर्मली बिंदास यूज़ करो, नॉर्मली बिंदास यूज़ करो। ये क्या होता है, इसकी एक्सपेंशन वो होती है a + b + c × में, अगर ये चीज़ें मेरे पास दे रखी हों
तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab। देखो कोई भी चीज़ अगर आपको कंसेप्चुअली समझ में नहीं आ रही तो मैं मॉक टेस्ट में हर क्वेश्चन का डीप कंसेप्ट तो नहीं ही डिस्कस करूंगा, तो आप क्विक रिवीजन बैच देख लो, उसका वो वाला पोर्शन देख लो। जो वर्थ डिस्कसिंग है वो मैं डिस्कस करूंगा, जो मुझे मॉक में डिस्कस करना चाहिए वो। ठीक, ओके। तो मुझे पता है बस सी की जगह माइनस सी लगा हुआ है, अदरवाइज चीज़ तो यही है, तो मेरे दिमाग में चल यही रही है, बस मैं वैल्यूज यहाँ से पुट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस ए बी बी सी सी है यानी कि 21 3 63, वही उत्तर आ जाएगा जो उत्तर है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन इज इंक्रीज बाय 20% ईच ईयर, देन द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ गोल्ड कॉइन ओवर 3 ईयर्स। 3 साल में कितना परसेंटेज इंक्रीज होएगा? तो कोई भी वैल्यू 3 बार 20% बढ़ जाए तो भाई साहब फॉर्मूला यूज़ कर लो, कैसे भी कर लो, मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, जब भी 20% बढ़ती है तो हर एक बार 120/100 यानी कि 6/5 गुना होती है, 216/125। कितने का इंक्रीमेंट आ गया? 125 से 216 होगी, 6 में 5 गए, 1 11 में 2 गए 9, ये आएगा। हाँ जी, तो 91 इंक्रीज होगी 125 पर, तो 91/125 गुणा में 100 कर लो, उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला यूज कर लो ये वाला, ए बी बी सी प्लस सी ए बटे में 100 प्लस ए बी सी बटे में 2 बार 100। पहले बहुत सारे मॉक डिस्कशन में बार बार ये बता चुका। ठीक है, डूएबल क्वेश्चन है। हाँ, मान लो ये क्वेश्चन किसी ऐसे बच्चे को जिसकी उतनी खास तैयारी नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव है, उसको दिक्कत करे तो वो मार्क एंड रिव्यू कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क एंड रिव्यू का मतलब ये नहीं है, कई बार बच्चे इसको ईगो पर ले जाते हैं, मैंने तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ऐसे बोलते हैं। तो भाई एसएससी ये नहीं पूछ रही अच्छा तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, बेटे तुम तो गए, छोटी पोस्ट दूंगी तुम्हें, नहीं, उसको तो नंबर दो, वो तुम्हें सिलेक्ट कर लेगी। तो मेन टैलेंटेड बंदा वो है जो नंबर ले जाएगा, चाहे कैसे भी लेकर जाए। ये नहीं है कि नकल मार के ले जाए, अपनी स्किल दिखानी है, कैसे भी करके दिखाए। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, डूएबल है, आगे बढ़ते हैं जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं भाई। पता नहीं टेक्स्ट सॉल्यूशन में कैसे करवाया होगा, मैं बता देता हूँ। उसने बताया मोटर बोट किसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर करती है 5 घंटे में एंड सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में कवर करती है 6 घंटे में। टाइम दे रखा है, टाइम सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर कवर किया तो अलग अलग टाइम आएगा। तो टाइम का रेशियो हमें पता है, तो भैया स्पीड का रेशियो भी आ जाएगा, उसका उल्टा होएगा। टाइम का रेशियो क्या है कि डाउन स्ट्रीम में कवर कर रही है 5 घंटे में, और मैं तो ऐसे भी नहीं देखता कि किस में कितने में कवर कर रही है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होती है, तो मैं सीधा बड़ी वाली वैल्यू डाउन स्ट्रीम को देता हूँ। अगर उसने मान लो सर डाउन स्ट्रीम की कम दे दी तो क्वेश्चन गलत है, रिप्रेजेंटेशन लगेगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं सीधा देखता हूँ कि 6 डाउन स्ट्रीम को दे दो, अप स्ट्रीम को ये दे दो। अब इन वैल्यूज से अगर मैं स्पीड निकालूंगा पानी की स्ट्रीम की, तो डिफरेंस बाय 2, 6 और 5 में फर्क है 1 का, बटे में 2 तो हाफ हो जाएगा। मैं इनको डबल कर लेता हूँ, रेशियो ही तो है। तो पानी की स्पीड आएगी 12 और 10 का डिफरेंस है 2/2 यानी कि 1, और बोट की स्पीड आएगी 12 + 10 22/2 यानी कि 11। उसने 1 की वैल्यू तो दे दी 2 और 11 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 की वैल्यू 22। बढ़ जाऊं आगे, इजी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला टेस्ट इजी था सर, इजी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आगे बढ़ते हैं, ये बता देता हूँ। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसने कर क्या रखा है, ए और बी का सम लिया, बी और सी का सम लिया, सी और ए का सम लिया, और उनका रेशियो बता दिया उसने आपको। तो एक तो आप देखो, अगर मैं सारे रेशियोज को जोड़ दूं, इन सभी को जोड़ दूं, तो 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दो इन सबको, 7 और 5 12 और 6 18। इस 18 के अंदर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है, यानी कि ए बी सी के सम का डबल है। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि ए बी सी के सम को जो रेशियो रिप्रेजेंट करेगा वो 9 है। ए बी सी
कि सम को जो रेशियो रिप्रेजेंट करेगा वो 9 है। तो अगर ए बी सी का सम 9 है, ये रेशियो है अब तक हमारे पास, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, तो ए और बी का सम तो है 5, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। भाई ए और बी का सम तो है 5, तो 5 और 4 9, ठीक है। अगर सी की वैल्यू आपको 4 मिल गई, तो सी की वैल्यू 4 मिल गई, तो देखो बी और सी का सम 7 है, सी की वैल्यू 4 है, 4 में कितने जोड़ों की 7 आ जाए, 3, यानी कि बी की वैल्यू 3 है। और 4 और 3 7, 7 में कितने जोड़ों की 9 है, ए की वैल्यू 2 है। आपको रेशियो मिल गया ए बी सी का। अब वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 66 है। अपने पास रियल वैल्यूज तो है नहीं, अपने पास तो रेशियो है। तो रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखें, ए की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 माइनस 3 इंटू बी, तो 3 तिये 9 प्लस 4 चौके 16, तो 9 में से 4 गए 5, माइनस का 5, तो रेशियो में इसकी वैल्यू आई 11, लेकिन रियल लाइफ में इसकी वैल्यू है 66। यानी कि रियल लाइफ में चीजें रेशियो से 6 गुना है। तो बोल रहा है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू रेशियो में तो 4 थी, इसका 6 गुना 24। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप कैसे कर सकते हो, देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऐसे 2 के जोड़े बने, हमने कई बार ये किया है, कई बार ये सिचुएशन आती है, किन्हीं भी 2 को जोड़ लो और तीसरे को घटा दो, बस सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आएगा क्या। देखो कैसे भी, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसको घटाऊंगा, तो देखना 2 बार बी आएगा, ए से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, इनको जोड़ के उसको घटाऊंगा तो ए और सी कट जाएंगे, बी का डबल आएगा, तो उसको मैं 2 से भाग कर दूंगा, तो डायरेक्ट बी की वैल्यू है मेरे पास। इन दोनों को जोड़ के उसको घटाऊंगा, तो एक बार जस्ट मुझे रटना नहीं है, जस्ट मैं देख लूंगा कि अच्छा इन दोनों को जोड़ के इसको घटाऊंगा तो, और हाफ तो करूंगा, बी 2 बार आएगा, तो बी की वैल्यू आएगी, तो 7 और 5 12 में से 6 गया, 6 को 2 से भाग करूंगा 3, बी की वैल्यू 3 आ गई। एक बार ये वैल्यू आ जाए तो फिर 2 को जोड़ के घटाना नहीं है, एक बार बी की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाए, तो सर 2, फिर सब की वैल्यू आई पड़ी है आपके पास, ठीक है। ए की वैल्यू 2 आ गई, तो कहीं पर भी रखो ना, ए की वैल्यू 2 है, तो सी और ए का सम 6 आना चाहिए, यानी कि सी की वैल्यू 4 है, कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। और ये सिचुएशन बार बार आती है, अगर आपको याद हो प्लेन ज्योमेट्री में मैंने आपको ऐसे कराया है, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट बराबर होते हैं, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट बराबर होते हैं, वहां पर भी डिट्टो चीज यूज करवाई थी। ऐसे भी बोलता है ए और बी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, बी और सी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, सी और ए किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, उसमें भी डिट्टो सेम सिचुएशन है। मैं आपको यूनिवर्सल चीजें बताने की कोशिश करता हूं जो मल्टीपल जगह लगेंगी, और उनको रिलेट भी करवाता हूं मैं आपको। इजी क्वेश्चन है भाई, फिर भी मैं बता देता हूं, एक बार मैं कुछ सेट कर लूं। आज लाइट पता नहीं आज आ रही है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, मान लो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो तब आपको जब परसेंटेज के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उनको फास्ट फास्ट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप फ्लो में हो, क्योंकि आप सेम तरह की चीज पढ़ रहे हो। मान लो आप एवरेज पढ़ रहे हो, तो उस वक्त जो एवरेज के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आप फास्ट फास्ट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप उसी सेम चीज को कर रहे हो। बट एग्जाम में क्वेश्चन अप डाउन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा ऐसे आ रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन जब आप तैयारी कर रहे थे उस चैप्टर की, तब जो स्पीड थी उस स्पीड से नहीं होता, थोड़े से 5-10 सेकंड हमें उस क्वेश्चन के जोन में आने में लगते हैं, भले ही क्वेश्चन ईजी हो, उसको सोचने में लगते हैं। तो बच्चों को लगता है कि यार मेरा दिमाग तो स्लो हो गया, नहीं ये नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, आम है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा। अब एक काम को 20 बार कर लिया आपने, अब भी गए भी, तो फास्ट हो गए कि नहीं, हो गए। अब वो काम में लेट आपको, तो हम बार बार प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि अपनी स्पीड बढ़ती रहे, रैंडमली क्वेश्चन आए तो जल्दी पहचान पाएं, जल्दी उसके जोन में आ पाए, इसीलिए हम रिवीजन करते हैं। शांति रखा करो, इजी है ये क्वेश्चन वैसे 11। बट मैंने ये चीज क्यों समझाई, क्योंकि इजी है बट थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। बट एक ही तरह के 20 क्वेश्चन करेंगे तो समझना भी नहीं पड़ता, मैं खड़ा खड़ा उत्तर दे के मारते 5 सेकंड में। वही सिचुएशन जब एकदम से आएगी तो समझेंगे। तो 11 इनिंग्स तक कुछ एवरेज थी, हाँ जी सर। 12वीं इनिंग ने भाई ने 90 रन मारे, ठीक है जी।
तो एवरेज 5 बढ़ गई। एवरेज 5 बढ़ने का यानी कि हर इनिंग को 5 का फायदा मिल गया। कितनी इनिंग्स थी? 12। 12वीं इनिंग के बाद ये हुआ है, एवरेज बढ़ी है। तो हर इनिंग को 5 का फायदा मिल गया। 12 इनिंग को टोटल 60 का फायदा हुआ। टोटल फायदा 60 का है। तो टोटल फायदा कब होता है? जब कोई बंदा एवरेज से ज्यादा लेकर आ जाए। तो एवरेज से 60 ज्यादा लेकर आया होगा बंदा। वैसे टोटल कितने लाया? 90। तो 90 में से 60 घटाना 30। एवरेज 30 थी, वो उससे 60 ज्यादा लेकर आया, यानी कि 90 मार दिया उसने। तो एवरेज 30 थी 12 इनिंग से पहले। तो 12 से पहले एवरेज 30 थी। अब 12वीं इनिंग को मिलाकर एवरेज 5 बढ़ चुकी है। अब एवरेज 35 है। ऐसे मेंटली कर सकते हैं हम इसको। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। तो यहां पर वो बोल रहा है कि भाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी। इन दोनों का एचसीएफ कौन सा हो सकता है? एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मान लो दो चीजें हैं। एक है उन दोनों के अंदर कॉमन है के ए, 2 नंबर हैं, और एक है के बी। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो इनका एचसीएफ आएगा के। एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन चीज क्या है। तो यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने ऐसे नंबर माने हैं। इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होएगा के ए बी, के इंटू ए इंटू बी। इन दोनों नंबर का सम क्या होएगा? इन दोनों नंबर का सम करोगे तो होएगा के इंटू के ए प्लस के बी, के इंटू ए प्लस बी। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होएगा? इन दोनों नंबर का डिफरेंस हो जाएगा भाई, मान लो इसमें से उसको मैं घटाऊं तो के इंटू ए माइनस बी। तो ये के जो है, जो इनका एचसीएफ है, ये हर जगह आया हुआ है ना। एचसीएफ जो है वो फैक्टर होता है उसके एलसीएम का भी, सम का भी, डिफरेंस का भी, सबका। अगर आप इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो उसमें तो के ए इंटू के बी, एचसीएफ 2 बार आ जाएगा। एचसीएफ का स्क्वायर आता है उसमें। तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम का प्रोडक्ट होएगा पक्का। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा एचसीएफ, उसके लिए हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए उसने एग्जैक्ट एचसीएफ नहीं पूछा, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी। तो ठीक है, जो भी उसका फैक्टर है वो उत्तर हो जाएगा। तो जो भी इनका एलसीएम है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड कैसे करूंगा? इसको भी फास्ट करने की एक टेक्निक बताऊंगा आपको। मतलब अगले ही स्टेप में आप लिख दोगे। देखो हमें करना क्या होता है, 6 6 के 36, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 36 हो। ठीक है भाई, ओके जी। और उन दोनों नंबर का सम हो 13। साइन को उल्टा नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। रूट्स निकालनी होती तो मैं बोलता सम है -13। फैक्टराइज कर रहा हूँ, 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, 2 प्रोडक्ट ऐसे। तो वो कैसे आएंगे? देखो सम 13 है तो 36 को तोड़ो। आप बोलोगे सर 9 चौके 36, 9 और 4 13, 9 चौके 36। अब इससे डिवाइड कर दो। ठीक, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब पता क्या करोगे? इस 2 को ऊपर लेकर आओ, 2x + 3 होएगा। अगर नॉर्मली ऐसे आता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर नॉर्मली मैं 6 से डिवाइड ना करता, 9 और 4 आते, मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं, इसी के बेस पे लिख देता हूं। मान लो ऐसे होता, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा 9 चौके 36, 9 और 4 ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 36 सम 13। तो मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा x + 9 × x + 4, खत्म बात, डन। बट ये ऐसे आया तो इस 2 को मैं ऊपर लेकर आऊंगा, 2x + 3 और 3x + 2। जो ऊपर है 3 और 2 वो तो प्लस के आगे आएगा। अगर नीचे कुछ आ गया, क्योंकि नीचे होता था 1, वो 1 आता था, 1x + 9, 1x + 4, तो डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर देखा 9 चौके 36, तो इसको ऐसे तोड़ लो। इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है तो इसलिए छोटा रास्ता बता रहा हूं। इन दोनों में आप कॉमन लोगे, 3x कॉमन आ रहा है भाई, 2x + में 3, इनमें फिर 2 कॉमन आएगा, 2x + में 3, फिर आप 2x + में 3 कॉमन लोगे, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो ये थोड़े से देखो 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पड़ गए, और ये तो हमें सोचना ही पड़ा 9 चौके 36। तो जस्ट इसको मैं इससे डिवाइड करके यहाँ से डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। तो एलसीएम को मैंने तोड़ा तो इन 2 नंबर से बना, तो इनमें से इस नंबर का जो फैक्टर है वही एचसीएफ हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो 2x + 3 या 3x + 2 में से एक देगा या दोनों दे देगा। तो क्योंकि हो सकता है ना दोनों नंबर बराबर हो। कौन सा दिया इसने?
3x+2, ये उत्तर है। अगर 2 नंबर है, एक 5 है, एक 5 है, तो इनका HCF क्या आएगा? 5। हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है जो इन दोनों में कॉमन है? 5। इनका एलसीएम क्या होगा? छोटे से छोटा नंबर जो इनसे भाग होता है 5। तो अगर 2 नंबर इक्वल हो तो HCF और एलसीएम इक्वल भी हो जाते हैं। ठीक, मैं क्या बोल रहा था, या तो इन दोनों में से एक देगा या दोनों का प्रोडक्ट भी दे सकता है। ठीक सर, ये किया तो एक में ये दे दिया, एक में ये दे दिया, एक में प्रोडक्ट दिया, तो हम मिलके चलेंगे एग्जामिनर की पिटाई करने, टेंशन मत लो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लगेगी उसमें। आ गई इजी क्वेश्चन बेसिक एलिगेशन का। ठीक है भाई, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल अभी हाल फिलहाल CHSL में पूछे गए हैं, इसलिए मॉक के अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं आपको CHSL में पूछे गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगल के अगर आपको ये बता दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, ये है A और B, ये है B और C, ये मान लो x1 y1 है, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो जो इसका सेंट्रोइड है, इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे मान लो, तो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा, सारे x वालों की एवरेज निकाल दो, और y कोऑर्डिनेट आएगा, सारे y वालों की एवरेज निकाल दो। तो इसके सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आएगा, x पे सारे हैं a b c, तो a + b + c, a + b + c / 3। लेकिन एग्जामिनर ने बताया है कि इनका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो यानी कि x वाला 0 है। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि a + b + c = 0, और वो इसी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, उसने इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अगर a + b + c 0 है, तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 3abc के। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 3abc के, अगर ये 0 हो तो। ठीक है ब्रदर, तो यहाँ पर अपने 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आपके मन में नर्वसनेस होगी पेपर के आखिरी दिनों में, बिल्कुल होनी थी। मैं भी पेपर दूंगा, मेरे दिमाग में भी होनी थी, तो इट मीन्स आपका ब्रेन हेल्दी है, ऐसे ही सबको नर्वसनेस होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जो आपको एक तो कि भाई लास्ट मंथ में ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी यानी कि भाई मैथ का सिलेबस ऐसे कर लो, जीके का ऐसे कर लो। मैंने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई कि मैथ का ऐसे कर लो, जीके का ऐसे कर लो। मैं बताता हूँ मैथ का ऐसे कर लो, जीके का ऐसे कर लो, बट अपना जो Tier 1 एग्जाम होएगा उससे एटलीस्ट 7-8 महीने पहले बताऊंगा, या 6 महीने पहले बताऊंगा, क्योंकि फिर हम सिलेबस को करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं सिलेबस को करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा। बट अब पेपर से जस्ट 1 महीना पहले, अब तो आप कर चुके हो ना सिलेबस, तो कोई किसी चीज़ में वीक होगा, कोई किसी चीज़ में वीक होगा, किसी को कुछ करना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए। तो मैं स्ट्रेटजी ना बता के आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि सबकी जर्नी अब डिफरेंट हो चुकी है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, खुद की कमियों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मुझे क्या करने में फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो बनाई। एक तो अननेसेसरीली किसी की भी स्ट्रेटजी उठा के फॉलो मत करने लग जाओ कि 1 महीने में ये करूँगा। आपकी रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या है, आपको जॉन्डिस से दवाई खा रहे हो मलेरिया की, तो बात तो बनेगी नहीं। ठीक है भाई, और दूसरा, अगर आपने तैयारी करी है अच्छी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ये हर साल हज़ारों बच्चे करते हैं यार, आप भी कर ले जाओगे तैयारी अच्छी, तो आप ही के तो जैसे बच्चे करते हैं हर साल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।